बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंग्लिश टेस्ट 2 पास्ट पेपर 2020 नेशनल एमडी कैट को डिस्कस करने लगे हैं। तो देखेंगे कि ये जो पेपर था ये नेशनल लेवल पे हुआ था, तो तमाम प्रोविंसेस का कॉमन सिलेबस था और एक दिन टेस्ट हुआ था, वन डे टेस्ट और वन पेपर था। तो इसमें खसूसन इंग्लिश सबसे ज़्यादा इजी हिस्ट्री में आई, तो इंग्लिश 2020 के पेपर में आई। बता ये आपको 2008 के पेपर के बाद फ़ौरन 2020 का पेपर देने का मतलब यही है कि आप ना ये कर पाएँ कि इंग्लिश में किस तरह मॉडिफिकेशंस आई और किस तरह तब्दीली आई। तो अब पेपर ना इंग्लिश का आसान बनना शुरू हो गया, मतलब उसको ना थोड़ा सा टेक्निकल होता है और आसान होता है। पहले की तरह नहीं है कि जिस तरह भरमार प्रीपोजिशंस की होती थी उस तरह नहीं है। अब बहुत ही कम एक आध या दो प्रीपोजिशन आ जाती हैं। मोस्टली वर्ब के ऊपर बेस करता होता है पेपर, और सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं और सिनोनिम वगैरह होते हैं। तो अब हम देखें एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट को, तो जिसमें वो कहता है कि एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में देखें कि वो कहता है कि वी प्रेफर फ्रूट्स। अब वर्ड्स हैं प्रेफर, रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर। ये जो एडजेक्टिव हैं तो इनके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो कौन सा लगता है? प्रेफर और रेफर के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है, ना ऑन लगता है, ना ओवर लगता है और ना ही फ्रॉम लगता है। तो जो इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा अल्फ़ा। अगर एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें, एमसीक्यूज नंबर 2 में कहता है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब वोकेबलरी थी 208 वर्ड्स की, पहले 800 को वर्ड्स की थी, फिर उसके बाद कम होकर 2019 में 208 वर्ड्स की है। 2019 और 2020 में वहाँ से पेपर आया और उसके बाद जनरल वोकैब हो गई है। अब मतलब अब कहाँ से भी आ सकता है। तो एमसीक्यूज नंबर अगर हम 3 को देखें तो इसमें स्पेलिंग काशन, काशन का मतलब होता है मोहतात रहना। अब हम 2 को देख रहे हैं पहले, तो इसमें असेंटुएटेड, असेंटुएटेड देखें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डेल्टा। असेंटुएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की अहमियत पर जोर देना, ACCENTUATED। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 3 को देखें तो उसमें जो करेक्ट स्पेलिंग होएगा वो होएगा कॉशन। कॉशनड कौन सा होएगा? बीटा वाला, CAUTIONED, कॉशनड, मोहतात रहना इसका मतलब होता है। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 4 को देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 4 में वो कह रहा है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक जो होता है उसका मतलब होता है अनोखा। ए से नहीं होगा, वो ई से होगा, और वो कौन सा होगा? डेल्टा वाला नहीं होगा, वो होगा अल्फ़ा वाला। एसेंट्रिक, अनोखा, तो अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 5 को देखें, एमसीक्यूज नंबर 5 में चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसमें डेफिनेट, DEFINITE। तो ये पेपर में तो मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ जो है ना ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो DEFINITE अल्फ़ा भी करेक्ट है और यहाँ डेल्टा भी करेक्ट है। तो बेसिकली उसमें DEFINITE सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट था, तो इसका हम अल्फ़ा भी चूज़ कर लेते हैं और डेल्टा भी चूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह आ जाए तो आपने एक ही चूज़ करना होता है। अगर एमसीक्यूज नंबर 6 को देखें, एमसीक्यूज नंबर 6 में वर्ब का बेसिकली सवाल है। वो कहता है कि द हेड मास्टर, वर्ब लगाना है। इज़ वांटिंग, नहीं आएगा। चार्ली, प्रेजेंट में लगाना होता है, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट वर्ब हो तो उसको प्रेफर करना होता है। अब द हेड मास्टर जो क्या है सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वांट तो नहीं लगाएंगे, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वांट्स। तो उसका अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर। इस तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ चलें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेंटेंस कंप्लीशन है और यहाँ क्या करना है, हमने एप्रोप्रिएट वर्ब लगाना है। अब अगर हम देखें नॉलेज एंड विजडम, सेंटेंस नॉलेज एंड विजडम सिंगुलर काउंट होते हैं या प्लूरल? नहीं, हम नहीं बता सकते जब तक सेंटेंस को पूरा ना पढ़ लें। सेंटेंस डिपेंड करते हैं ये चीज़ें, नॉलेज एंड विजडम, ब्रेड एंड बटर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये हमेशा सेंटेंस को पढ़ के इनको लगाया जाता है। अक्सर लोगों ने रट्टा मारा होता है कि जिस तरह के नॉलेज एंड विजडम आ गया तो सिंगुलर लगा दिया, ब्रेड एंड बटर आ गया तो अगर कहेंगे ना कि ब्रेड एंड बटर को ही देख लें, अगर हम ब्रेड एंड बटर की बात करें तो अगर ब्रेड एंड बटर को हम रोज़ी रोटी के तौर पे इस्तेमाल करते होते हैं, ब्रेड एंड बटर को रोज़ी रोटी के मतलब रोटी रोज़ी रोटी का अल्लाह ताला मालिक है। तो इस तरह अगर हम कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर काउंट करेंगे। अगर कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर उनको चीज़ों के तौर पे ले रहे होंगे तो उसका क्या मतलब है कि वो अलग-अलग चीज़ें हैं। और ब्रेड
एंड बटर, दो अलग-अलग चीज़ें हैं, तो फिर हम उनको प्लूरल करेंगे। इसी तरह नॉलेज एंड विजडम, अब यहाँ उसने क्या कह दिया कि सेंटेंस में नो टाइम फॉर कनेक्शन, इससे मतलब है कि दो अलग चीज़ें हैं, नॉलेज इल्म और विजडम दानाई। तो क्या हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे, यहाँ सिंगुलर नहीं लगाएंगे, यहाँ हैज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 8 को देखें, 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर अगर 8 को देखें तो एमसीक्यूज नंबर 8 में जो है ना वो कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसने सेंटेंस दिया होता तो नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, तो चूज़ करके उसमें से उसको तरतीब देनी थी, तो उसमें से बेस्ट आंसर बताना था। अगर वो उसने ये आंसर मतलब उसने ये दे दिया है, उसने करेक्ट आंसर पूछा नहीं, वो कहता है कि आई होप दिस लेटर्स फाइंड इन द बेस्ट ऑफ आवर स्पिरिट्स, बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स, ये तो गलत सेंटेंस है। अगर हम इनमें सब में देखें तो आई है सब में, होप सब में है, दिस ठीक है, दिस आएगा क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में दिस दिया हो तो दिस होना ज़रूरी है, तो इसलिए चार्ली कट जाएगा, डेल्टा भी कट जाएगा, द लेटर है, ऊपर वाले सेंटेंस को सेट करना है, तो आई होप दिस लेटर्स नहीं आएगा, दिस लेटर आएगा। तो यहाँ से ही पता लग गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका अल्फा होएगा। आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड ऑफ हाई सेपरेट्स, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करें तो एमसीक्यूज नंबर 9 में वो कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस। उसने सेंटेंस दिया है गुलिवियर ट्रैवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट। तो गुलिवियर जो था ना, जो सफ़र करता था, तो उसने उसके ऊपर जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है गुलिवियर्स ट्रैवल्स। तो गुलिवियर के सफ़र, असफ़ार, ट्रैवल्स, तो हम उस बंदे ने लिखी है स्विफ्ट ने कि इसके ऊपर गुलिवियर के असफ़ार के ऊपर, तो क्या लगाएंगे? गुलिवियर्स के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे क्योंकि गुलिवियर के असफ़ार। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो कौन सा होएगा? चार्ली विल बी द राइट आंसर। द गुलिवियर्स ट्रैवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट। इस तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ प्रोसीड करें तो वह कहते हैं कि फिलिंग इन द ब्लैंक विद द प्रीपेयर्ड आर्टिकल। अब आर्टिकल लगाना है। अब जब भी चीज़ों को मखसूस किया गया हो तो तब दा लगाते हैं। तो यहाँ ना अम्ब्रेला इज़ ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडर स्टॉर्म, ये यहाँ द अम्ब्रेला नहीं आएगा। क्योंकि द अम्ब्रेला नहीं आएगा, उसने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर ये कहता कि द अम्ब्रेला इन माई हैंड, द फिर लगाते द अम्ब्रेला इन माई हैंड, मतलब वो अम्ब्रेला जो मेरे हैंड में है, या द अम्ब्रेला इन द शॉप, मतलब मखसूस कर दिया तुमने कि फलाना अम्ब्रेला जो है छतरी है। अब उसने क्या कहा कि अम्ब्रेला इज़ ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडर स्टॉर्म। तो इस यहाँ क्या लगाएगा? यहाँ फिर देखेंगे कि ए और एन के बाद जिस तरह वोवल्स है, यू लगा हुआ है तो एन लगाएंगे। तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। जो डेफिनेट है वो द है, जो इंडेफिनेट है वो ए और एन है, तो यहाँ एन लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा अल्फ़ा, चार्ली। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 11 को देखें तो एमसीक्यूज नंबर 11 में वो कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इधर को है, इधर उसने प्रेजेंट विश दी हुई है, तो आई विश जब ये सेंटेंस आ जाता है, बीटा तो गलत होएगा, इन विश लिखा हुआ है, बीटा नहीं होगा। आई विश आई हैव नहीं होएगा। जब विश वाला सेंटेंस होता है उसके साथ हम वर्ब, चाहे ही है, आई विश ही वर अ मिलियनर, आई विश आई वर अ मिलियनर, तो हम उसके साथ वर लगाते हैं। तो इसका क्या होएगा? चार्ली विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 12 को देखें तो उसमें कहता है कि पिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखें कि यहाँ वो कहता है कि नो स्टार इज़ बिगर देन, जब मून, अर्थ या सन, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं द। अब सेंटेंस को देखें तो डेल्टा में कोई आर्टिकल नहीं लगा होता, ये गलत है मून के साथ। अब नो स्टेयर लिखा हुआ है बीटा में, तो स्टार आएगा। स्टार के स्पेलिंग STAR होते हैं। चार्ली और अल्फ़ा जो है ना, यहाँ तो करेक्ट दिए गए हैं दोनों, तो हम कोई इनमें से एक चूज़ कर लेंगे। नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून, मून के साथ क्या आएगा? द आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो अल्फ़ा या चार्ली, उनमें से दोनों में एक चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 13 को देखें तो एमसीक्यूज नंबर 13 जिसमें वो कह रहा है चूज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। अब ये क्या है? थर्ड कंडीशन की इन्वर्जन है। इफ़ ही हैड को अगर इफ़ को ख़त्म करते हैं तो हैड को पहले ले आए तो फिर होता है इफ़ ख़त्म हो जाता है, तो हैड ही लिव्ड आएगा। तो डेल्टा तो नहीं होगा, डेल्टा गलत है, हैड ही लिव्ड होगा। इन इंग्लैंड आएगा, ठीक है, तीनों में है, पहले तीनों में, इन इंग्लैंड ही तीनों में है। अब आगे पिछला को है थर्ड इसमें पास्ट परफेक्ट में है फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? प्रेजेंट उसमें होगा, फ्यूचर में। और कौन सा फ्यूचर होगा? जो उसका पास्ट का फ्यूचर होता है, तो उसका क्या होगा? ही वुड
थर्ड फॉर्म है, थर्ड कंडीशन की इन्वर्जन है, तो ही वुड हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो कौन सा होएगा, वो इसका राइट आंसर बीटा होएगा। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 14 में वो कहता है कि शी ऑलवेज कैरीड एन एम्ब्रेला, द सेंटेंस इंडिकेट्स। अब वर्ब को देखना है कि वर्ब को देख के ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि सेंटेंस कौन सा है। यहाँ वर्ब कौन है, कैरीड। तो कैरीड सेकंड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट सेंटेंस नहीं होगा। तो अल्फ़ा जो आंसर है वो गलत है। बीटा में देखें, वो कहता है पास्ट सेंटेंस, बिल्कुल पास्ट होगा। चार्ली पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, हैड कैरीड होता तो पास्ट परफेक्ट होता, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो बीटा राइट आंसर होगा। अगर हम इसकी जो नंबर 15 की तरफ चलते हैं तो उसमें कहता है अहमद। अब देखें ये थोड़ा सा टेक्निकल सेंटेंस है, अहमद फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये होता है कि हैज़ नोन तो वो लगाते, अब हैज़ नोन नहीं है तो हमने क्या करना है, ये नहीं वो नहीं होना, पागल नहीं हो जाना कि क्या अब नो अहमद के बाद क्या है, नो तो आएगा नहीं, नो उसके साथ एस आएगा, न्यू भी नहीं आएगा, न्यू नहीं लगाएंगे। अब मसला कहाँ खड़ा होता है, मसला होता है चार्ली और डेल्टा में, कि चार्ली लगाएं या डेल्टा लगाएं। तो सेंटेंस अगर उस हमने प्रेफर किसको करना होता है, पहले नहीं है इस तरह के सेंटेंस तो उसको परफेक्ट लगाएंगे, अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट लगाएंगे फॉर के लिए, कंटिन्यूस परफेक्ट। अगर वो नहीं है तो उसके बाद हम कंटिन्यूस लगाएंगे, कंटिन्यूस नहीं तो फिर हम सिंपल पे जाएंगे। तो हम यहाँ सिंपल लगाएंगे, अहमद नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो चार्ली होएगा। अगर एमसीक्यू नंबर 16 को देखें, उसमें कहते हैं नॉट ओनली द पेरेंट्स। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो को कम्बिनेशन होता है एसवी एग्रीमेंट में, और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद, बट ऑल्सो के बाद जो भी नॉन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो बट ऑल्सो देयर सन, तो सन क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगाएंगे, फॉर क्या है, फॉर इंटरव्यू है, तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन कॉल्ड। नॉट ओनली द पेरेंट बट ऑल्सो देयर सन हैज़ बीन कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेल्टा। इस तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ प्रोसीड करें तो एमसीक्यूज नंबर 17 में वो कहता है कि पिक द करेक्ट ऑप्शन हिज फर्स्ट इनिंग। अब देखें कि इनिंग जो है ना, इनिंग्स, शिंगलिंग्स, इन सब के साथ एस होता है और हम इनको ना सिंगुलर काउंट करते हैं। हिज फर्स्ट इनिंग कंसिस्ट ऑफ 4। अगर हम डिजिट को हमने मल्टीप्लिकेशन से करना होता है ना, जैसे मतलब डिजिट का प्लूरल बनाना है 4 का, तो उसके साथ हम ना अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो हिज फर्स्ट इनिंग्स कंसिस्ट ऑफ 4 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होएगा, वो बीटा होएगा। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 18 को देखें, करेक्ट पंक्चुएशन है। ये पंक्चुएशन का सवाल हर पेपर में होता है। पंक्चुएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पंक्चुएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसको देखें तो हम अगर देखें तो वो कहता है कि वट अ फॉल वाज देयर। अब ठीक है, यहाँ तक तो ये क्या है, एक क्या है, क्लॉज है, वट अ फॉल वाज देयर। आगे उसने क्या, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा। अब जो हम शॉर्ट फ्रेजेस होती हैं, शॉर्ट फ्रेज होती है, या हम किसी को मुखातब कर रहे होते हैं या किसी को हम अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कर रहे होते हैं, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, तो हम उसके साथ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अब किसी को मुखातब करना, जैसे उसने मुखातब किया माई कंट्री मैन लिव लॉन्ग द किंग, अब उसने अपनी फीलिंग को ज़ाहिर किया, तो माई कंट्री मैन के बाद भी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, और लॉन्ग लिव द किंग के बाद भी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होएगा अल्फ़ा विल बी द राइट ऑप्शन। इस तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 19 को देखें तो वो कहते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखें ना, दो वर्ब, दो नॉन है, ही एंड आई, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। जब दो नॉन होते हैं मतलब कंपाउंड नॉन है तो उनके साथ जो वर्ब लगता है वो प्लूरल लगता है। तो ही एंड आई वर प्लेइंग आएगा, वर बीइंग प्लेइंग नहीं आएगा। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इस तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 20 को देखें, वो कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट वन एवरी वन ऑफ द प्राइजन्स। अब एवरी वन ऑफ द जो प्राइजन्स है देखें तो इसके साथ क्या है, एवरी वन ऑफ के साथ जो हमेशा नॉन आता है वो क्या होता है, हमेशा ही वो प्लूरल होता है, एवरी वन ऑफ द प्राइजन्स। तो ये क्या है, ये एवरी वन ऑफ द प्राइजन्स, ये सब में ठीक है। अब अगर हम 20 के डेल्टा को देखें तो एवरी वन के मुताबिक हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होएगा एवरी वन ऑफ द प्राइजन्स इज़ फुल। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो डेल्टा होएगा। ओके, ये थी नेशनल
एमडी कैट जो तमाम प्रोविंसेस के लिए था उसकी डिस्कशन थी। होप्स हो कि आपको ना समझ आई होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।